हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं साहस अग्रवाल और आज हम फिर तैयार हैं एक और टॉपिक के साथ। सॉल्यूशंस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिबिलिटी का। लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमें थोड़ा मोटिवेट करें। तो इसी के साथ हम अगला जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा सॉल्यूशंस चैप्टर में, एंड दैट इज सॉलिबिलिटी। तो हम सॉलिबिलिटी जो है टॉपिक उसको स्टडी करेंगे। सॉलिबिलिटी का जो टॉपिक है इसमें ये जो पहला टॉपिक है सॉलिबिलिटी का, दैट इज द सॉलिबिलिटी बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज वेरी नेसेसरी इज नोन एज सॉलिबिलिटी। यानी कि सिंपल सी बात है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड एज सॉलिबिलिटी। और जो सॉलिबिलिटी है बेटा कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर। आगे हम धीरे धीरे अभी स्टडी करेंगे, दो तरह के सॉल्यूशंस हम स्टडी करेंगे, सॉलिड्स इन लिक्विड्स का और गैसेस इन लिक्विड्स का। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो किस किस तरह के सॉल्यूशन को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला, द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज पॉसिबल व्हेन द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर। फॉर एग्जांपल, जनरल सी बात है, जो पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करेगा। सिमिलरली जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करेगा। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है सॉलिबिलिटी का, विच इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये शायद आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा होगा, उसमें हम पढ़ते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो एक जैसे लिक्विड्स ही आपस में डिसॉल्व कर पाते हैं। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व करता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व करता है। पोलर और नॉन पोलर को अगर मिक्स करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं करते, वो मिक्स नहीं करते, दो सेपरेट लेयर्स बनेंगी। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, ऑयल इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर। तो वो जो दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो एक सोल्यूशन जिसमें अभी और सोल्यूट ऐड ना कर पाए एट ए गिवन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डेफिनेशंस कर ली थी। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन उसको बोला जाता है जिसमें अभी आप और सोल्यूट ऐड कर पाओगे एट ए गिवन टेम्परेचर। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसमें अगर आप और सोल्यूट डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उसको आप हीट करें, हीट करने से और सोल्यूट ऐड हो जाएगा एंड दैट विल बी कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इज इट ओके? तो तीन तरह के सोल्यूशन हो गए, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो जिसमें अब आप और सोल्यूट ऐड नहीं कर पाओगे एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो जिसमें अब आप और सोल्यूट ऐड कर सकते हो एंड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एंड सुपर सैचुरेटेड एक तरह का सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है जिसमें अब आप और सोल्यूट ऐड कर पा रहे हो बाय हीटिंग दैट सोल्यूशन। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब सॉलिड इन अ लिक्विड वाले सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड डिपेंड्स मेनली अपॉन टेम्परेचर। दिस मेनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कई सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने से जिनकी सॉलिबिलिटी बढ़ती है, कई सॉलिड्स वो होते हैं जिसकी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी कम होती है, और कई वो होते हैं जिनकी वेरी मतलब कि रेगुलरली वेरी नहीं करती। तो मेनली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। बेटा सबसे पहली बात, ये प्रेशर पे क्यों नहीं डिपेंड करता? बिकॉज याद रखेंगे, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जनरली आर इनकम्प्रेसिबल। तो ये इनकम्प्रेसिबल हैं, इसीलिए प्रेशर का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करने में हम देख सकते हैं कि कई सॉलिड्स ऐसे हैं जिनकी जो सॉलिबिलिटी है वो बढ़ती है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो दैट मीन्स दैट द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, तभी टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। अगर सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो रही है तो दैट विल बी एक्सोथर्मिक अकॉर्डिंग टू लीचेटलर प्रिंसिपल, जो कि इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने 11th क्लास में पढ़ा है। इज इट ओके? मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव पर्पसेस के लिए भी, दैट इज सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो अब हम गैस की सॉलिबिलिटी पढ़ेंगे। लिक्विड में कैसे डिफाइन करनी है वो तो हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में कितने ग्राम गैस के जो है वो डिसॉल्व करते हैं, ये कितने ml गैस डिसॉल्व करती है इन ए पर्टिकुलर
amount of solvent, that is called as solubility. तो यहां पे जो गैस की सॉलिबिलिटी है बेटा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मेनली टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन सबसे पहला फैक्टर तो वो जरूर लगेगा नेचर वाला, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला फैक्टर तो जरूर लगता ही है हर बार। यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर का एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी कम होती है। मैं अभी डिटेल में जाऊंगा, इसका आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसको। और प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी जो है वो बढ़ती है। ये एनसीईआरटी डायग्राम है, आप देख सकते हैं। यहां पे थोड़ा प्रेशर कम है इस डायग्राम में, दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो ज्यादा है। यहाँ पे पिस्टन लगाने से प्रेशर जब इंक्रीज किया तो ये ओपन स्पेस में गैस के पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये गैस के पार्टिकल्स फिर ज्यादा लिक्विड सरफेस के साथ टकराएंगे और लिक्विड इनको फिर अट्रैक्ट कर लेगा, और ये गैस मॉलिक्यूल्स क्योंकि लिक्विड में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। तो सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज with increase of pressure। ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि प्रेशर बढ़ाने से, क्योंकि ज्यादा सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड सरफेस के साथ टकरा रहे हैं, तो लिक्विड उनको अट्रैक्ट करता है, लिक्विड में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस उनको अट्रैक्ट करती हैं, देयर बाय इंक्रीजिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अब इसका एक क्वांटिटेटिव रोल भी है, एंड क्वांटिटेटिव रोल इज गिवन बाय दैट ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, वो अभी हम बाद में करेंगे। प्रेशर का इफेक्ट, एक टेम्परेचर का जो इफेक्ट हमने अभी यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा था, वो अब हम पहले इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, फिर हम प्रेशर के इफेक्ट को ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है हमने पढ़ा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो गैस है उसकी सॉलिबिलिटी कम होती है, क्योंकि जो गैस है उसको अगर सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करेंगे तो उसमें एक जो इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, एंड दैट इज gas and solvent on the reactant side on one side and the gas dissolved liquid on the other side, and the process is basically exothermic। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो फॉरवर्ड प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से जो बैकवर्ड प्रोसेस है दैट विल बी एंडोथर्मिक। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, हमने ये +1 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल। अगर यहाँ पे बैकवर्ड प्रोसेस फेवरेबल हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो गैस डिजॉल्व्ड लिक्विड है वो आप देख सकते हैं किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस अलग हो रही है, सॉल्वेंट अलग हो रहा है। दैट मीन्स कि गैस की जो डिसोल्यूशन है सॉल्वेंट में वो कम हो रही है, तो गैस जो है वो कम डिजॉल्व होगी, यानी कि गैस सेपरेट हो जाएगी। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से वो ज्यादा से ज्यादा मूव करेंगे एंड दे विल लीव द लिक्विड सरफेस मोर इजीली, लिक्विड सरफेस मोर इजीली। यही इवेपोरेशन में भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है। इवेपोरेशन में भी जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से ज्यादा सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस को लीव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की बढ़ी, और गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा इजीली लिक्विड सरफेस को लीव कर जाएंगे और सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। बोर्ड में बच्चों, बोर्ड में काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एंड दैट क्वेश्चन इज गैसेस टेंड टू बी less soluble in a liquid at higher temperatures, at higher temperatures। तो इसका आंसर यही लिखने हैं, आपने 2 पॉइंट लिखने हैं, पहला पॉइंट ये लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आप ये लिख देंगे। पहले पॉइंट में आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे इक्विलिब्रियम को, सेकंड पॉइंट में आप काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। कई बार एक रीजन पूछा जाता है तो आप एक रीजन भी लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन जो आता है इंपॉर्टेंट, कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, aquatic animals are more comfortable
in cold water than in hot water. अब इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है बच्चों कि जो कोल्ड वाटर होता है उसमें टेम्परेचर कम है। कोल्ड वाटर में टेम्परेचर जो है वो कम है। अगर टेम्परेचर कम है तो सॉलिबिलिटी जो है वो ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो एक्वेटिक एनिमल्स इजीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कंफर्टेबली जी सकते हैं, वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हॉट वाटर की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा ज्यादा। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की बेटा जी सॉलिबिलिटी जो होगी वो कम होगी। अगर वो सॉलिबिलिटी कम होगी तो उनको फिर सर्वाइवल में डिफिकल्टी आ सकती है, एक्वेटिक एनिमल्स को। तो डिफिकल्टी इन सर्वाइवल। तो ये भी एक बोर्ड का क्वेश्चन है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कोल्डर वाटर्स में ज्यादा कंफर्टेबली एग्जिस्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं इन कंपैरिजन टू हॉट वाटर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने ये टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ये पूरे का पूरा अभी हमने स्टडी कर लिया विद क्वेश्चंस। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द प्रेशर इफेक्ट। और प्रेशर का इफेक्ट स्टडी करने में हमारे पास जो मददगार लॉ है एंड दैट इज हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ आपने थोड़ा थोड़ा इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा था +1 में। हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं अभी। थोड़ा शुरू करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है। उस सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में मेरे पास ये लिक्विड है और इस लिक्विड में आपको पता है कि यहाँ पे गैस डिजॉल्व होती है। ठीक है, गैस को किसी और कलर से शो कर देते हैं। मान लीजिए हम ब्लू कलर से शो कर रहे हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ कहता है कि इस गैस में, इस लिक्विड में जो मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड that is directly proportional to pressure of the gas above the liquid. तो mass of a gas dissolved in a given amount of liquid is directly proportional to pressure of the gas above the liquid। यानी कि जितना ऊपर से प्रेशर ज्यादा पड़ेगा गैस का उतनी ही ज्यादा सॉलिबिलिटी हो जाएगी गैस की किसी भी लिक्विड में। तो m is directly proportional to p और m is equal to kp where k is called as Henry's constant which is constant of proportionality। तो यहां पे इसको हम कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ये एक फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू केपी। लेकिन कई बार हम मास की इन टर्म्स में गैस की कंसंट्रेशन नहीं मेजर करते। तो अगर हम मास की इन टर्म्स में नहीं मेजर करते तो हम उसका फिर पार्शियल प्रेशर स्टडी करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर जब हम स्टडी करते हैं तो उसके साथ हम एक मोल फ्रैक्शन टर्म भी स्टडी करते हैं। तो यहां पे मैंने मास की बजाय जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी को मैंने मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया है। तो मैंने ये लिखा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स। के एच जो है दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। आपको पता है जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी, दैट मीन्स की उतनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगी लिक्विड स्टेट में गैस की। तो KH जो है दैट विल बी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हिच इज कॉल्ड एज KX। एंड बेटा अगर आप ध्यान से देखें दिस इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx। अगर y एक्सिस की तरफ हम प्रेशर प्लॉट करेंगे, x एक्सिस की तरफ हम मोल फ्रैक्शन प्लॉट करेंगे विच आर द वेरिएबल्स, यू विल गेट KH एज द स्लोप। तो m will be equal to slope which is equal to Henry's constant KH। अगर आप ये ग्राफ ध्यान से देखें, एनसीईआरटी ग्राफ है बेटा, तो अगर आप ये ग्राफ ध्यान से देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं इस तरफ मैं y एक्सिस की तरफ प्लॉट कर रहा हूं पार्शियल प्रेशर, x एक्सिस की तरफ मैं प्लॉट कर रहा हूं मोल फ्रैक्शन। द स्लोप ऑफ द कर्व विल गिव द हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH जो है वो स्लोप देगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, या ऐसा कह लीजिए जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे गैस की सॉलिबिलिटी जो है वो बढ़ रही है किसी भी लिक्विड में, यानी कि उसकी मोल फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो सेकेंड एक इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, दैट इज दिस थिंग। ये जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉलिबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी बात करें तो KH इज इक्वल टू P अपॉन X। तो KH इज इक्वल टू P अपॉन X, तो KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन X, या ऐसा कह लीजिए KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X।
तो जितना x ज्यादा होगा उतना KH जो है वो कम होगा, यानी कि जितनी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज्यादा होगी उतनी KH की वैल्यू कम होगी। मान लीजिए 4 गैसेस दे दी, 4 गैसेस में आपको KH की वैल्यू दे दी और उन KH की वैल्यूज के हिसाब से आपने ये देखना है कि कौन सी गैस ज्यादा सोल्यूबल है, कौन सी गैस कम सोल्यूबल है। तो आप देखेंगे जिसकी गैस की वैल्यू KH की वैल्यू जो है वो सबसे कम होगी, दैट गैस विल बी द मोर सोल्यूबल गैस। So lesser KH and more is the solubility. This is very important. ठीक है जी, चलिए डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट है, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चन, ये एक्वेटिक एनिमल्स वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोल्ड वाटर में वो ज्यादा कंफर्टेबली एग्जिस्ट कर सकते हैं, सर्वाइव करते हैं इन कंपैरिजन टू हॉट वाटर। सोडा वाटर बॉटल की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, जैसे ही हम आपको उसको खोलते हैं सोडा वाटर बॉटल को, दैट गिव्स अस फिजिंग साउंड। तो वो फिजिंग साउंड इसलिए आती है क्योंकि अंदर हायर प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, बाहर लोअर प्रेशर है। जैसे ही आप बॉटल को ओपन करोगे तो गैस विल मूव फ्रॉम टेंड टू मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मूव करेगी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, एकदम से गैस मूव करती है, तो दैट प्रोड्यूसेस फिजिंग साउंड। थर्ड, द ऑक्सीजन टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर डाइल्यूटेड विद हीलियम। पहले पहले नाइट्रोजन के साथ करते थे, लेकिन नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी थोड़ी सी ब्लड में ज्यादा है, तो जैसे ही वो जो स्कूबा डाइवर्स हैं नीचे जाते थे सी में तो प्रेशर बढ़ जाता था, तो नाइट्रोजन का प्रेशर जब बढ़ जाता था तो वो नाइट्रोजन ज्यादा सॉल्युबल हो जाती थी हमारे ब्लड में। तो जैसे ही वो ऊपर आते थे सरफेस पे तो प्रेशर कम होने के कारण गैस निकलती थी। जब वो गैस निकलती थी तो दैट प्रोड्यूसेस बबल्स, तो वो बबल्स ब्लड में प्रोड्यूस करती है, जिससे कुछ पेनफुल कंडीशंस जो हैं वो जॉइंट्स में पैदा हो जाती हैं, जिनको हम बेंड्स कहते हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आजकल जो ऑक्सीजन टैंक्स हैं उनमें हम नाइट्रोजन के साथ उसको डाइल्यूट करने की बजाय हीलियम के साथ करते हैं। हीलियम बीइंग वेरी लेस सॉल्युबल इन ब्लड, दैट विल नॉट कॉज पेनफुल कंडीशंस, दैट इज बेंड्स। एक और एप्लीकेशन, people living at high altitude suffer from a medical condition anoxia. Anoxia is deficiency of oxygen. तो क्योंकि ऊपर जाते जाते हायर एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर एयर का कम हो जाता है, जिसके कारण जो सॉलिबिलिटी है ऑक्सीजन की वो कम हो जाएगी, एंड दैट विल लीड टू एनॉक्सिया, जो डिजीनेस एंड नोजिया प्रोड्यूस करते हैं अपर हायर एल्टीट्यूड्स पर जाने पे। तो लिमिटेशंस क्या है हेनरीज लॉ की? प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, इट शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी हाई, दैट मीन्स की आइडियल कंडीशंस होती हैं ये गैस के लिए, तो आइडियल गैस कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। गैस शुड नॉट रिएक्ट विद द सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अमोनिया की और उसको मैंने HCl में डिसॉल्व कर दिया तो दैट विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड जो है अगर उसकी एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो वो आयंस में प्रोड्यूस डिसोसिएट हो जाएगा। तो अमोनिया यहाँ पे मैंने गैस ली थी जिसको मैं स्टडी कर रहा था, बट क्योंकि उसको मैंने HCl में डिसॉल्व किया तो अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो दोनों गैसेस जो हैं वो आपस में रिएक्ट कर गई, ये भी गैस थी, दोनों गैसेस रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं जिसके वाइट फ्यूम्स होते हैं। तो अगर वो रिएक्ट कर जाएंगे, अब गैस बची ही नहीं तो स्टडी किसको करोगे, ठीक है ना। तो ये लॉ तो गैस के लिए, अगर गैस ही नहीं है तो हेनरीज लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो गैसेस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्यूशन एंड गैस शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। ये जो डिसोसिएशन का केस है ये मैंने आपको बताया, अगर ये डिसोसिएट कर रही है तो गैस नहीं है, गैस नहीं है तो ये लॉ भी नहीं लगेगा। तो 4 कंडीशंस, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, गैस जो है वो सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, एंड गैस शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन। मूविंग टू द न्यूमेरिकल्स माय डियर स्टूडेंट्स, तो पहला न्यूमेरिकल अगर आप ध्यान से देखेंगे, हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको गिवन है 4.34 इंटू 10⁴ एटमॉस्फेयर। ये थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूं। P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स होता है, x जो है मोल फ्रैक्शन, दैट इज डायमेंशनलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो KH का यूनिट है वो प्रेशर के यूनिट के इक्वल होगा। तो यहां पे हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, यूनिट से पता चला। If the partial pressure of oxygen in air is this, calculate the concentration of dissolved oxygen in water at 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम करेंगे कैसे? पहली बात तो फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, KH जो है इसमें हेनरीज कांस्टेंट है, तो हम लिख देते हैं KH इज इक्वल टू 4.34 10⁴ एटमॉस्फेयर, ये हमें गिवन है।
और पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का गिवन है बेटा जी वो हमें गिवन है 0.2 एटमॉस्फेयर। यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय KH यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो मेरे पास आ जाएगा ये 0.2 डिवाइडेड बाय 4.34 into 10 raised to power 4 which comes out to be 4.6 10 raised to power minus 6। अब इसमें हमें जो कंसंट्रेशन पूछी है वो मोल्स पर लीटर पूछी है, मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा है। तो मोल्स पर लीटर में निकालने के लिए हम आप क्या करेंगे, तो मोल पर लीटर में निकालने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 लीटर जो है वो सोल्यूशन है। क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है तो हम 1 लीटर सॉल्वेंट ही मान लेंगे उसको, निग्लेक्टिंग दैट थिंग कि जो सल्यूट है बहुत कम है इसलिए उसको निग्लेक्ट ही कर दिया। तो 1 लीटर सोल्यूशन का मतलब 1 लीटर सॉल्वेंट ही हो गया। इट विल बी मेकिंग द न्यूमेरिकल इजी। तो 1 लीटर सॉल्वेंट का मतलब है कि 100 ml मेरे पास क्या हो गया जी, वाटर। एंड ड्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो यहाँ पे 1000 ग्राम वाटर आ जाएगा। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे, वैसे वो जरूरत नहीं हमें, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे 1000 अपॉन 18 विच कम्स आउट टू बी 55.55। ये मैंने क्या किया, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो ये मेरे पास मोल्स आ गए। अब मैं लिखूंगा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बेटा देखो क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी यहाँ पे कम है वाटर में, तो इट विल बी नियरली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन divided by number of moles of water. We are neglecting NO2 in comparison to N water. In comparison to N water. तो उसको neglect कर दिया, इजी हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल। अब x जो है वो हमें पता है, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। तो हम XO2 it is equal to number of moles of O2 divided by number of moles of water इट इज इक्वल टू जो x आया था हमारे पास वो कितना था बेटा जी, 4.6 10 raised to power minus 6। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 4.6 10 raised to power minus 6 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अभी हमने निकाले दैट इज 55.55। तो ये मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 2.55 10 raised to power minus 4 moles which are present in 1 liter of water और 1 liter solution। therefore तो ये हमारे पास जो मोलैरिटी है या मोल्स पर लीटर है वो कितना आ गया, 2.55 10 raised to power minus 4। this is moles per liter। I hope the numerical is clear to you। okay, नोट कर लिया होगा साथ के साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। हेनरीज लॉ का जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल हैव अ सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस 0.5 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ गिवन है। हेनरीज कांस्टेंट भी हमें गिवन है। एज्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू बी सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें KH भी गिवन है, पार्शियल प्रेशर भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे PO2 इट इज इक्वल टू KH इंटू ऑक्सीजन, यही वाला फॉर्मूला चलेगा, एक्स ऑक्सीजन यही वाला फॉर्मूला चलेगा। तो अब पहली बात तो ये मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, तो दैट इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1000। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे, डेंसिटी आपको पता है 1 होती है तो ये 1000 ग्राम ही आ जाएगा। ओके जी, तो सल्यूट बहुत कम है तो पूरा का पूरा सोल्यूशन, जैसे कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल में अभी देखा है कि हमने सोल्यूशन को सॉल्वेंट ही मान लिया है, निग्लेक्टिंग द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन दैट। तो यहाँ पे भी हमने यही किया है कि सल्यूट को लेस मानते हुए हमने सॉल्वेंट ही मान लिया उसको। तो वैसे भी आप देख सकते हो कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें तो 1000 माइनस 0.05 कर दें 0.5 कर देंगे तो दैट विल बी नियरली इक्वल टू 1000 आ जाएगा। क्योंकि उसमें ये भी कहा है कि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट के बराबर ही मान लो। तो अगर हम ये मास ऑफ सोल्यूशन भी मान रहे हैं 1000 ग्राम, तो उसमें से सल्यूट का मास अगर माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट जो है तकरीबन फिर भी वो 1000 ग्राम ही आ जाएगा। तो हम मान ही यही लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 1000 ग्राम है। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे बच्चों, 1000 अपॉन 18 गिवन मास अपॉन मोलर वेट, दैट विल कम आउट टू बी 55.55 मोल्स।
ये जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था। सेकेंडली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 32 एंड दिस कम्स आउट टू बी 1.56 10⁻³ मोल। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी आ गए हमारे पास। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब बच्चों क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप फिर वही, हम ऑक्सीजन को निग्लेक्ट कर देंगे इन कंपैरिजन टू वाटर, तो ये बन जाएगा NO2 डिवाइडेड बाय N वाटर। X वाटर बेटा आपको पता है N ऑक्सीजन इज 1.56 10⁻³ water के number of moles 50.155 that is comes out to be 2.81 into 10⁻⁵। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गई आपके पास। ठीक है जी। अब आपने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स लगा देंगे। पार्शियल प्रेशर KH की वैल्यू 34.86 आपको पता है इंटू 10⁻³ कर देंगे तो ये बार में आ जाएगा। जो KH की वैल्यू है आप देख सकते हैं हमारे पास किलो बार में है, तो उसको बार में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2.81 जो मोल फ्रैक्शन है इंटू 10⁻⁵ एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.98 बार। इज इट ओके? आई होप आपने साथ साथ लिख लिया होगा न्यूमेरिकल और समझ भी लग गया होगा। और आज के लिए हमारा लास्ट जो न्यूमेरिकल है दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन containing this gram of ethane is 1 bar and this gram of ethane आपने पार्शियल प्रेशर निकालना है। पहली बात तो ये बच्चों ध्यान से अगर आप देखें तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ ग्राम है, तो यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन या प्रेशर नहीं गिवन है, पार्शियल प्रेशर नहीं गिवन है, मास गिवन है। तो हम फिर P इज इक्वल टू KHX की बजाय लगाएंगे M इज इक्वल टू KP क्योंकि यहाँ पे मास है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप देख के लगाना पड़ेगा आपको, न्यूमेरिकल में जो पूछा उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो द पार्शियल प्रेशर, इसमें बच्चे लोग क्या करते हैं कि इसमें पार्शियल मास गिवन है, प्रेशर गिवन है, तो K निकाल लेते हैं पहले में, दूसरे में K फिल कर देंगे तो उसके हिसाब से प्रेशर निकाल देंगे। वो लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन क्योंकि द गैस इज सेम, सो K जो हेनरीज कांस्टेंट है वो सेम रहेगा क्योंकि आपको पता है हेनरीज कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। इफ द गैस इज सेम हेनरीज कांस्टेंट विल बी सेम। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस बनाएंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, K कट जाएगा और हम सेकंड के लिए पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। कैसे? फर्स्ट केस M इज इक्वल टू KP। पहले में मास हमें कितना गिवन है बच्चों, साथ साथ नोट करिए 6.56 इंटू 10⁻²। इट इज इक्वल टू K इंटू प्रेशर इज 1 बार। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड केस में आप देख सकते हैं मास इज 5.0 10⁻²। it is equal to K into the pressure you have to calculate. Now dividing the two equations, तो 6.56 into 10⁻² divided by 5 into 10⁻², K के साथ K कैंसिल हो जाएगा एंड 1 अपॉन P आ जाएगा यहाँ पे। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट P इज इक्वल टू 0.762 बार। ठीक है जी, तो ये इजी हो गया, यहाँ पे आपको K कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, एक ही कैलकुलेशन करनी पड़ी। ऐसे अगर हम और भी ट्रिक्स देखेंगे न्यूमेरिकल्स में जिनमें हम कैलकुलेशन को इजी कर पाएंगे कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, तो वो हम ट्रिक्स साथ साथ करते जाएंगे। तो यहाँ पे K को काट के हमने क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को इजी कर लिया, ना कि हम K को पहले कैलकुलेट करें फिर सेकेंड इक्वेशन में फिल करें, उससे डबल कैलकुलेशन हो जाएगा विच विल कंज्यूम आवर टाइम। तो बेटा जी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। कीप ट्यून्ड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ें, विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।